हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड BP 204T बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्फ्लामेशन की प्रोसेस या मैकेनिज्म, जहां पे हमने देखा कि जब भी कोई चोट या कोई भी स्टिमुलाई जैसे बैक्टीरिया इत्यादि किसी जगह पर आता है तो ढेर सारी मात्रा में फ्लूइड्स और जो हमारी सुरक्षा करने वाली सेल्स हैं जैसे ल्यूकोसाइट्स वगैरह, WBC वगैरह, वो उस जगह पर पहुंचने लगते हैं और उस पूरे जो भी इंजरी हुई है या जो भी बैक्टीरिया आया है उसके इफेक्ट को वो कम करते हैं और रिपेयरिंग में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। लेकिन ये कैसे परफॉर्म होगा, जो पूरी मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ केमिकल मेडिएटर्स या केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत करते हैं और मॉनिटर करते हैं जब भी कितनी मात्रा में वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना है या कितनी मात्रा में वहाँ पर सेल्स का मूवमेंट इत्यादि होना है। उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हम लोग इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस का इनिशिएशन या शुरुआत करते हैं, साथ ही साथ उसका रेगुलेशन भी करते हैं। ये जनरली इंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज़ और सेल्स के पास खुद से सिक्रीट होते हैं, अलग अलग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, प्लाज्मा के द्वारा सिक्रीट होते हैं और सिक्रीट होने के साथ ही साथ जो एक्यूट इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है उसका मेडिएशन करते हैं, यानी उसमें बीच में अपना कार्य करते हैं। एक तरीके से आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि रास्ता दिखाने वाले हैं मेडिएटर्स के रूप में, या फिर आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट प्रोसेस के रूप में काम करते हैं किसी भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, यानी कि यही परफॉर्म करवाएंगे कि इन्फ्लामेशन किस प्रकार से और कहाँ पर होगा। नेक्स्ट, जो ये मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, अगर इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं, तो आप इनको दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो ये सेल्स के द्वारा, कुछ खास सेल्स हैं जैसे मास्ट सेल है ETC, वहाँ से, या बेसोफिल सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो मेडिएटर्स जो कि सेल्स के द्वारा डिराइव होते हैं। और दूसरा हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा डिराइव्ड मेडिएटर्स जैसे कि ब्रेडिकाइनिन, कैलिकाइनिन्स या फिर फाइब्रिन ETC। तो ये दो तरीके से ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम इनका कर सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर को इस पूरे टॉपिक को अगर आप बुक्स में देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में, तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। और ये क्योंकि हम जान रहे हैं कि इन्फ्लामेशन तो किसी जगह पर भी हो सकता है, आपको जहाँ पर भी चोट लगेगी, जहाँ पर भी कोई स्टिमुलस आएगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए ढेर सारे मेडिएटर्स की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और आसान करने की कोशिश करें तो एक सिंपल सा हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन का जो मेडिएटर्स हैं वो होते कैसे हैं और कौन कौन से इन्फ्लामेशन के मेडिएटर्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें जानने चाहिए। तो इसके लिए मैं इनको एक जगह पर ही आपके सामने रख रहा हूँ और इसी क्रम में हम इनको डिटेल भी थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। तो देखिए, हमने कहा मेडिएटर्स जो इन्फ्लामेशंस के हैं, खास करके एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में दो तरीके के मेडिएटर्स देखने को मिलते हैं। एक तो जो सेल से प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे जो प्लाज्मा से। तो इसीलिए इसका नाम होगा सेल डेराइव्ड मेडिएटर्स और इनका नाम होगा प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड मेडिएटर्स। सबसे पहले बात करते हैं सेल डेराइव्ड मेडिएटर्स की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्लास है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, वो है वैसो एक्टिव एमीन्स का, जो कि हमारे वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करता है। और एमीन्स, इनका केमिकल स्ट्रक्चर में हमें एमीन्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वो है हिस्टामिन का। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का, जिसे हम लोग सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं। और कुछ यहाँ पर न्यूरोपेप्टाइड्स भी जो होते हैं वो भी वैसो एक्टिव एमीन के रूप में सेल मेडिएटर्स में सबसे पहले रूप में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। हम सभी को मालूम है कि जो हमारी स्किन है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से सिक्रीट होता है हमारा एरेकिडोनिक एसिड, और इनके मेटाबोलाइट्स यानी इनका फर्दर जो है मेटाबॉलिज्म होता है और जो इनके मेटाबोलाइट्स निकलते हैं जिन्हें हम लोग इकेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं या इकेनोनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ये भी इन्फ्लामेशन में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके, पोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ल्यूटोकैरिन्स हैं और हमारे
लाइपोक्सिन A2, लाइपोक्सिन B2 etc, ये सब एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। तीसरा हमारे कुछ लाइसोसोमल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लाइसोसोम से हमें प्राप्त किए जाते हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सेल मेडिएटेड के रूप में काम करते हैं, जैसे कि फास्फोलाइपेज है, कैप्सिसिन जी है जिसके बारे में हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में भी बात की थी, प्रोटीएजेज है, लाइसोजाइम है, हाइड्रोलेजेस हैं, प्लाज्मिनोन एक्टिवेटर फैक्टर्स हैं etc। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मेडिएटर है वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कि प्लेटलेट्स के पास निकल रहा है और इसे हम लोग PF के नाम से भी जानते हैं। पांचवा होता है हमारा साइटोकाइनिन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें चीमोकाइनिन्स भी हम कह सकते हैं, कीमोकाइनिन्स या साइटोकाइनिन्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12, 8, 11, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मेडिएटर वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसे हम TNF अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है इंटरफेरॉन्स, जिसे हम लोग INF गामा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिएक्शंस में कुछ फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन के कुछ मेटाबोलाइट्स और नाइट्रिक एसिड इत्यादि भी हमें देखने को मिलता है। नाइट्रिक एसिड जो है स्मूथ मसल सेल्स में जनरली हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल है जैसे H2O2 है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, OH के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, ये सब, या OH के फ्री रेडिकल्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर एग्जांपल्स में आप इनके ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लास है दैट इज़ प्लाज्मा डेराइव्ड मेडिएटर्स का, तो ये कुछ 4 सिस्टम्स हैं, काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, फाइब्रोलाइटिक सिस्टम और कंप्लीमेंट सिस्टम। ये आपस में जुड़े होते हैं और इनकी वजह से कैसे जुड़े होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। इनके जुड़े होने की वजह से यहाँ से कुछ मेडिएटर्स निकलते हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को परफॉर्म कराते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है काइनिन सिस्टम, जिसमें एग्जांपल्स में आपको मेडिएटर्स के रूप में दिखेंगे कैलिकेरिन और ब्रेडिकाइनिन। दूसरा होता है हमारा क्लॉटिंग सिस्टम, जहाँ पे हमें फाइब्रिन और फाइब्रोपेप्टाइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं या इसके फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा फाइब्रोलाइटिक सिस्टम, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिएटर है वो है प्लाज्मिन। और फिर कंप्लीमेंट्री सिस्टम है, कंप्लीमेंट सिस्टम है, जिसमें हमें एनाफाइलोटैक्सिन्स देखने को मिलते हैं, ऑप्सियासिन्स देखने को मिलते हैं और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम MAC या मैक के नाम से जानते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। आइए अभी जो हमने सब देखा उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला हमारा सेल डेराइव्ड मेडिएटर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें मैंने आपको 6 डिफरेंट सब क्लासेस बताए। उसमें से सबसे पहला है हमारा वैसो एक्टिव एमीन्स। ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एमीन्स होते हैं और ये वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर जनरली काम कर रहे होते हैं और ये सबसे पहले इन्फ्लामेटरी रिस्पांस देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वैस्कुलर सिस्टम से ही जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, जो हमारे WBCs हैं, जो फ्लूइड है, वो चोट लगने वाली जगह पर पहुंच रहा होता है। और इसमें जो सबसे बेसिकली 2 सबसे ज़्यादा एक्टिव एमीन्स हैं, हिस्टामीन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसे 5-HT या सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स भी यहाँ पर यूज अप होते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, इनके सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में। तो वैसो एक्टिव एमीन्स में सबसे पहला होता है हमारा हिस्टामीन, जिसका सोर्स होता है मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स से हमें हिस्टामीन रिलीज होते हुए मिलता है। और इनके जो मेन फंक्शन है वो है वैसोडाइलेशन, जैसा हम लोगों ने प्रोसेस में देखा था इन्फ्लामेशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक्स आपको और आसानी से समझ में आएंगे। अगला कुछ काम है इनका, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जिस जगह पर इनका हिस्टामीन आ रही है वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाती है, आपको खुजली होती है और पेन इत्यादि भी होता है। इसीलिए कई बार पेन और इचिंग या क्या बोल सकते हैं आपकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामीन प्रोडक्ट्स जो है ड्रग के रूप में लेते हैं, ताकि खुजली इत्यादि और दर्द इत्यादि से हमें आसानी हो जाए या आराम पहुंच जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा मेडिएटर होता है, ये केमिकल मेडिएटर्स हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि जहां पर इन्फ्लामेशन होगा उसको मेडिएट करने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं और उनका क्या रोल है वही आपको जानना है। तो ये हमारा दूसरा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसे हम 5-HT या सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। ये क्रोमेफिन सेल से मिलती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्प्लीन के अंदर, नर्वस टिश्यूज़ के अंदर और नर्वस टिश्यूज़ के जो हमारे सेल्स हैं वहाँ से, और प्लेटलेट्स इत्यादि से हमें सेरोटोनिन जो है वो प्राप्त होती है। इसके जो एक्शंस हैं यानी ये भी वैसोडाइलेशन, वैस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाना, इचिंग या पेन इत्यादि कॉज करता है, लेकिन हिस्टामीन से कम पोटेंट होता है, यानी हिस्टामीन से कम इफेक्ट जो है इसका देखने को मिलता है।
कुछ और वैसो एक्टिव एमीन्स होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरोपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, अभी मैं कुछ और बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहला हमारा न्यूरोकाइनिन ए, ये सभी सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिक्रीट होते हैं और मेन काम इनका है पहला कि ये इंक्रीज करते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी को। साथ ही साथ कुछ और न्यूरोपेप्टाइड्स के एग्जाम्पल हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड्स, सोमैटोस्टैटिन्स ईटीसी। ये जो आपने पहला इनका यूज़ देखा वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाने के साथ ही साथ ये ट्रांसमिशन ऑफ पेन स्टिमुलाई यानी पेन को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं और मास्ट सेल के डी ग्रैनुलेशन में भी मदद करते हैं, यानी कि एक तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म शो करते हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स होते हैं वो होते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, जिन्हें हम लोग एकेनोसोनेसाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट पोटेंट मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। अदर दैन इससे मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी मोस्ट पोटेंट मेडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन के, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो है वो एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट होता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और उसका एक कंस्टिट्यूएंट होता है एराकिडोनिक एसिड, जिसको फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा जो है ब्रेक डाउन करके एक्टिवेट किया जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ से एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो हैं फिर एक्टिवेट होते हैं दो तरीके के पाथवे के द्वारा। पहला है हमारा साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे और दूसरा होता है हमारा लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे। दो तरीके के पाथवे पाए जाते हैं जिससे एराकिडोनिक एसिड के जो एक्टिवेटेड फॉर्म है उससे मेटाबोलाइट्स हमें प्राप्त होते हैं। आइए इन दोनों को भी आसान तरीके से समझ लिया जाए। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वहाँ पे फॉस्फोलाइपेजेस की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड जो है वो रिलीज होता है। एराकिडोनिक एसिड के रिलीज होने पर दो तरीके की मैकेनिज्म की तरफ ये बढ़ता है, दो तरीके के एंजाइम्स के द्वारा इसका ब्रेकडाउन शुरू होता है। पहला एंजाइम होता है हमारा साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसमें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो तरीके के एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है हमारा 5 लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो दो तरीके के एंजाइम्स इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लो ऑक्सीजनेज का। साइक्लो ऑक्सीजनेज एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 फिर आगे बढ़ करके इसके फर्दर मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन होने से ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो है फिर हमें तीन तरीके के मेन मेडिएटर्स प्रदान करता है। पहला होते हैं हमारे प्रोस्टासाइक्लिन्स, जिसे हम PGI2 के नाम से जानते हैं, जो कि वैसोडाइलेशन जनरली कॉज करता है। दूसरे होते हैं हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसे हम TXA2 के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। और तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGD2 और PGE2, जो कि वैसोडाइलेशन और वैस्कुलर जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा था दैट इज 5 लाइपोक्सी ऑक्सीजनेज, जो हमारा एंजाइम है ये बनाता है 5 हाइड्रोपरऑक्सी इकोनोस्ट्रेटनोइक एसिड, जिसे हम 5-HPETE के नाम से जानते हैं। ये इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा और ये बनाता है हमारे लिए 5-HETE, जिसे हाइड्रोक्सी इकोसाइनेट इनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा लिकोट्राइन्स होते हैं, जिसे हम LT1 LT2 etc अभी आगे आएगा, आप देखिएगा। और अगला जो मेन इमीडिएटर बनता है वो लाइपोक्सिन्स मिलता है, जो कि ल्यूकोट्राइन्स को मेटाबॉलिज्म को इनके और इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये तीन तरीके के यहाँ पर हमें बेसिक मेडिएटर्स मिलते हैं, केमिकल मेडिएटर्स मिलते हैं, जबकि साइक्लो ऑक्सीजनेज से भी हमें तीन तरीके के मेडिएटर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब इन सभी को भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी डिटेल देख लिया जाए। तो हमने कहा एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स दो तरीके के पाथवे से चलते हैं। तो पहला हमारा पाथवे होगा साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। साइक्लो ऑक्सीजनेज जो कि CAS1 और COX2 नाम के दो एंजाइम्स होते हैं, ये एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन इंडोपरऑक्साइड, जिसे हम लोग PGG2 के नाम से जानते हैं, इसका सिक्रीशन करते हैं या इसका प्रोडक्शन करते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंडोपरऑक्साइड PGG2 जो है वो फर्दर मेटाबोलाइज्ड होता है एंजाइमेटिकली और वो कन्फर्म बदल जाता है PGH2 में। ना ही PGH2 जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन होता है और तीन तरीके के अदर मेटाबोलाइट्स में ये बनता है। ये तीन तरीके के जो मेटाबोलाइट्स हैं इन्हीं को हम लोग मेडिएटर्स बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें नाम है PGD2, PGE2 और PGF2 अल्फा, जो कि ब्लड वेसल्स पे जनरली आपको देखने को मिलेंगे। PGG2
और PGE2 जो होते हैं, ये दो जो हैं स्टार्टिंग वाले, ये वेन्युलर जो हमारा परमिबिलिटी है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं, और ब्रोंकोडाइलेशन यानी कि ब्रोंकियल सेल्स जो है उनका भी डायलेशन कॉज करते हैं। जबकि PGF2 अल्फा जो होता है वो वैसोडाइलेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो दोनों चीज़ कॉज करता है, यानी परमिबिलिटी पे ये अपना इफेक्ट नहीं शो करता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिएटर या फिर मेटाबोलाइट्स बन रहा होता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से, वो होता है हमारा थ्रोम्बोक्सेन A2, जिसे हम TXA2 के नाम से जानते हैं, जो कि प्लेटलेट्स में जनरली देखने को मिलता है। ये भी वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन का जो प्रोसेस था उसको प्रमोट करने का काम करता है, जो हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा था। नेक्स्ट इज प्रोस्टासाइक्लिन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेडिएटर बनता है इस प्रोसेस से, इस पाथवे से, जिसे हम PGI2 के नाम से जानते हैं, जो कि इंडोथीलियल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, खास करके पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ये भी वैसोडाइलेशन कॉज करेगा, साथ ही साथ ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में ये भी प्रोस्टासाइक्लिन्स भी हमारी मदद करते हैं, या ये अपना फंक्शन इस प्रकार से शो डाउन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पाथवे दैट इज लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, इससे भी कई सारे इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम जो कि न्यूट्रोफिल से सिक्रीट होता है, वो एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड के ऊपर वर्क करता है और फॉर्म करता है हाइड्रो परऑक्सी इकोस्टेरेनिकोइक एसिड, जो 5-HPETE के नाम से जाना जाता है। ये 5-HPETE जो है हमारा फर्दर इसका परऑक्सीडेशन होता है और ये 3 तरीके के मेटाबोलाइट्स हमें बना करके देता है। सबसे पहला हमारा बनता है 5-HTETE, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और कीमोटैक्टिक एजेंट के रूप में न्यूट्रोफिल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, या न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्टिक एजेंट के रूप में काम करता है। कीमोटैक्टिक का मतलब क्या होता है कि जो कीमोटैक्टिक्स में यहाँ पर लिखी हुई है, जब भी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स किसी जगह पे मूव करके पहुँचती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कीमोटैक्टिक बोलते हैं। यानी न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं वो एक तरीके की आपकी वो सेल्स हैं जो कि स्टिमुलाई को हटाने के काम में आएंगी, तो इनको साइट ऑफ एक्शन पे या जहाँ पर ब्रेकडाउन होना है, जहाँ पे चोट लगी हुई है, वहाँ पे पहुँचाने का काम हमारा 5-HTETE जो है इसको करता है, इसीलिए कीमोटैक्सिस इसका मेन वर्क है। नेक्स्ट हमारे दूसरे जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो हैं ल्यूकोटेरिन्स, जिसे हम LT के नाम से जानते हैं, जो कि ल्यूकोसाइट से हमें प्राप्त होता है। ल्यूकोसाइट से निकलने वाले ल्यूकोटेरिन्स जो है वो फैगोसाइटोटिक जो सेल्स होती हैं उनका एडहेरेंस करते हैं, यानी उनको चिपकाने का मदद करते हैं, जैसा हमने मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था जब हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस को कॉज करता है, ब्रोंकियल सेल्स में कंस्ट्रिक्शंस को, और वैस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम जो है ल्यूकोटेरिन्स जो है वो करवाती हैं, ल्यूकोसाइट्स से रिलीज की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइपोक्सिन्स जो है वो फर्दर जो हमारा 5-HPETE का जो परऑक्सीडेशन है वहाँ से प्राप्त होती हैं, और ये काउंटर बैलेंस करते हैं और रेगुलेट करते हैं ल्यूकोटेरिन्स के एक्शन को, क्योंकि ल्यूकोटेरिन्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिएटर है, तो कहीं ये ओवर अपना एक्शन ना शो करे, इसलिए लाइपोक्सिन्स जो हैं वो इसके एक्शन को रेगुलेट करते हैं। यही मेन काम इस मेडिएटर का होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स प्राप्त होते हैं सेल ड्राइव द्वारा, वो लाइसोसोम से मिलते हैं, जिसे हम लोग लाइसोसोमल कंपोनेंट्स के में जानते हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी सेल्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट से जनरली मिलते हैं, जिसके अंदर लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर जो लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स हैं वहाँ से ढेर सारे केमिकल्स का सिक्रीशन वो करता है, केमिकल मेडिएटर्स का सिक्रीशन वहाँ से होता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं माइलोपेरोक्सीडेज, एसिड हाइड्रोलेजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस, लाइसोजाइम, डिफेंसिन, फॉस्फोलाइपेजेस, कैप्सिथन G, इलेस्टेज, प्रोटीएज, लैक्टोफेरिटिन, जेलेटिनेज, कोलेजिनेज, लाइसोजाइम, विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन्स, प्लाज्मानिजन एक्टिवेटर फैक्टर ETC, ये सब कुछ केमिकल मेडिएटर्स हैं जो कि लाइसोसोमल कंपोनेंट से निकलते हैं। ये जनरली जो है एंजाइम्स के रूप में या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में हमारे जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं उनको मेडिएट करने का काम करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग मेडिएटर, जिसे हम PAF के नाम से जानते हैं। ये IgE सेंसिटाइज जो बेसोफिल सेल्स हैं और जो मास्ट सेल्स हैं, और साथ ही साथ कुछ ल्यूकोसाइट्स एंडोथीलियम और प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, और इनका मेन काम होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन करना, प्लेटलेट सेल्स का एग्रीगेशन करना, साथ ही साथ ये वैस्कुलर परमिबिलिटी को
वैसोडाइलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं अगर लो कंसंट्रेशन में सिक्रीट हो रहे हैं तो, और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आएगा तो उल्टा काम करेगा, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। साथ ही साथ ये ल्यूकोसाइट्स को एंडोथेलियम पर चिपकने में मदद करते हैं। आपको याद है वो वाला फिगर जो मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा था एंडोथेलियम के ऊपर ल्यूकोसाइट्स जो है वो पहले चिपकते हैं, फिर उसको ब्रश डाउन करते हैं और उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं। तो उस एडिशन में चिपकने में हमारा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ही काम कर रहा था, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये कीमोटैक्सिस भी करेगा, यानी ल्यूकोसाइट्स को साइट ऑफ जो ब्रेकडाउन है, जो साइट ऑफ जो इंजरी है वहाँ पर पहुँचाने का काम भी करता है हमारा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेडिएटर के रूप में इन्फ्लामेशन में काम करता है। अगले सेल डिराइव जो मेडिएटर्स हैं वो हैं साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंस होते हैं, यानी सिंपली लंबी चेन्स होते हैं पेप्टाइड्स के, और यहाँ पर जो है वो लिम्फोसाइट्स या एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। 3 तरीके के मेजर साइटोकाइनिन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 17। साथ ही साथ कुछ अलग जो साइटोकाइनिन्स हैं जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, अल्फा और बीटा जिन्हें बोल रहे हैं, और इंटरफेरॉन्स जिसे INF गामा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे साइटोकाइनिन्स हैं उनके प्रिंसिपल सोर्स और उनके एक्शन, क्या वो एक्शन शो करते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे इंटरल्यूकिन्स, और इंटरल्यूकिन्स में भी पहला इंटरल्यूकिन 1 जो कि मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और कुछ एपिथेलियल सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसका जो मेन काम है वो एडेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन करना, जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं उनका इमिग्रेशन करना, यानी उस जगह पर पहुंचाना, उनको बाहर निकालने में मदद करना। फीवर और शॉक में अपना रोल प्रोड्यूस करते हैं, जब भी फीवर और शॉक होगा तो इंटरल्यूकिन्स 1 वहाँ पर अपना इफेक्ट डालते हैं। साथ ही साथ ये जो है एक्यूट फेज जो प्रोटीन्स हैं उनका हिपैटिक प्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूकिन 6 जो कि इंटरल्यूकिन 1 की तरह ही मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये हिपैटिक प्रोडक्शन करता है एक्यूट फेज प्रोटीन का। साथ ही साथ जो T और B सेल्स होती हैं जो कि हमारी सुरक्षा कवच वाली सेल्स हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना, इनका प्रोडक्शन करना और इनके ग्रोथ में अपना इफेक्ट जो है वो डालते हैं, यानी ग्रोथ करने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूकिन 8 जो कि मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स, एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल्स से हमें प्राप्त होता है। ये न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स के माइग्रेशन को इंड्यूस करता है, हिस्टामिन के रिलीज का स्टिमुलेशन करता है जो कि बेसोफिल से निकल रहे हैं, और आप सभी को मालूम है कि जो हिस्टामिन है वो हमारा सबसे पहला मेडिएटर होता है या अर्ली मेडिएटर होता है। साथ ही साथ ये एंजियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज इंटरल्यूकिन 12 जो कि मैक्रोफेजेस, डेंड्रियाटिक सेल्स और न्यूट्रोफिल्स से हमें प्राप्त होते हैं। ये टी हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंटरफेरॉन गामा है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि एक तरीके का अभी आगे आएगा और उसमें हम जानते हैं कि वो एक रेगुलेशन मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये जो इंटरल्यूकिन 17 है उसके प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करते हैं, यानी उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। इंटरल्यूकिन 17 जो होती है वो CD4 प्लस सेल्स है और टी सेल्स से हमें प्राप्त होती है। ये इंक्रीज करती है जितने भी अदर साइटोकाइनिन्स हैं उनके सिक्रीशंस को, जैसे कि बाकी जो अभी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स इत्यादि है उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के माइग्रेशन को भी कराने का काम जो है वो इंटरल्यूकिन जो 17 है वो करती है। अगला जो इम्पॉर्टेंट हमारा साइटोकाइनिन है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसे TNF अल्फा और TNF बीटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, एसेंशियोफिल्स, बी सेल्स, टी सेल्स और NK सेल्स, यानी कि जनरली जो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स वाली सेल्स हैं उन सभी जगहों से ये सिक्रीट हो सकता है। ये हिपैटिक प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन को बढ़ाता है। हमारे जो सिस्टमिक फीचर्स हैं जैसे कि फीवर आना, शॉक होना, एनॉक्सिया, इस सभी चीज़ों को जो है ये कॉज कराने का काम करते हैं। एंडोथेलियल एडेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन कॉज करते हैं ताकि वहाँ पर एडेशन हो सके, चिपक सके मॉलिक्यूल्स, और इन्हांस करते हैं ल्यूकोसाइट साइटोटॉक्सिसिटी को भी, ताकि ल्यूकोसाइट्स जो है वो डिफरेंट जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं उनको हटा सके, किल कर सके। साथ ही साथ प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइनिन्स हैं उनका भी इंडक्शन जो है वो
हाँ जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा या TNF बीटा जो है वो करते हैं। अगला है हमारा इंटरफेरॉन, जिसे हम लोग इंटरफेरॉन गामा बोल रहे हैं, जो कि टी सेल्स और NK सेल्स से प्राप्त होता है, जो कि मैक्रोफेजेस और NK सेल्स के एक्टिवेशन करने का काम करता है। IgIs का जो है बीटा सेल्स के द्वारा जो सिक्रीशंस है उसको स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ जो डिफ्रेंशिएशन करता है टी हेल्पर सेल्स का। तो ये सारे के सारे काम हो गए हमारे साइटोकाइनिन्स के। लास्ट सेल डिराइव जो मेडिएटर्स होते हैं वो छठवें हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं या नाइट्रिक एसिड हो सकता है। ऑक्सीजन डिराइव मेटाबोलाइट जो कि डिफरेंट रिएक्शंस के दौरान बन रहे हैं फ्री रेडिकल्स के रूप में, वो नाइट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के द्वारा जनरली एक्टिवेट किए जाते हैं, और इसमें सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O2, OH के फ्री रेडिकल्स इत्यादि होते हैं, जो कि कुछ फॉलोइंग एक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। इंडोथीलियल सेल्स का डैमेज करना, जिसकी वजह से वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़े, और खास करके वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोटीएजेस का एक्टिवेशन करता है और एंटीप्रोटीज एंजाइम का जो है डीएक्टिवेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से टिश्यू मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स हैं उनका डैमेज हो जाए, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं टिश्यू मैट्रिक्स का डैमेज कर सकता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। जब आर्गिनिन जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा, जब आर्गिनिन का ऑक्सीडेशन होगा और ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनेगा। जो मेन एक्शंस है नाइट्रिक ऑक्साइड की वो है वैसोडाइलेशन, एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट के रूप में इसका काम करना, और माइक्रोसाइडल एक्शन भी जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो शो करता है। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो सेल मेडिएटेड फैक्टर्स के द्वारा या मेडिएटर्स के द्वारा किए जाते हैं। अब बात हम करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मेडिएटर्स की, जो कि सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट क्लास होता है मेडिएटर्स का। ये कई प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के केमिकल एजेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि 4 तरीके के इंटरलिंक सिस्टम, काइनिन क्लॉटिंग सिस्टम, काइनिंग सिस्टम, फाइब्रोलाइटिक सिस्टम और कंप्लीमेंट सिस्टम्स के एक्टिवेट होने और उनके आपस के इंटरेक्शन होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव मेडिएटर्स के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर जो हिग्मेन फैक्टर है, जो कि जिसे हम फैक्टर 12 बोलते हैं, क्लॉटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें जो फैक्टर 12 है हमारा, वो एक की रोल प्रोड्यूस करता है इन सभी सिस्टम्स के बीच में इंटरएक्शन बनाने के लिए। अगर इसको भी हम लोग फ्लो डायग्राम के रूप में देखें तो आसान हो जाता है कि जो हमारा हिग्मेन फैक्टर है, जिसे हम फैक्टर 12 बोल रहे हैं, वो फैक्टर 12A में पहले अपने आप को कॉन्टैक्ट करके बढ़ता है, और फिर ये फैक्टर 12A जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स पे अपना एक्शन शो करता है। क्लॉटिंग सिस्टम पे शो करेगा, फाइब्रिन बनाएगा, और फाइब्रोलाइटिक सिस्टम पे यूज़ करके प्लाज्मिन का जो है वो सिक्रीशन कॉज करता है। काइनिन सिस्टम पर प्री काइनिन जो एक्टिवेटर्स हैं उनके थ्रू कैलिकैरिन बनाता है, और ये कैलिकैरिन जो है आगे चल करके ब्रैडिकैनिन का जो है सिक्रीशन करता है। ये प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ये फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और ब्रैडिकाइनिन, ये प्लाज्मिन और फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, ये तीनों मिलकर के कंप्लीमेंट सिस्टम से एनाफाइलेटॉक्सिन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसके एग्जांपल हैं C3A, C4A और C5A, और साथ ही साथ जो है मेम्ब्रेन अटैकिंग जो सेल्स हैं उनका भी जो है प्रोडक्शन यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट सिस्टम के द्वारा होता है, जो कि आगे चल करके एक मेडिएटर, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के रूप में अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये सभी इंटर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी फाइब्रोलाइटिक सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, काइनिंग सिस्टम और कंप्लीमेंट सिस्टम में, जो कि हिग्मेन फैक्टर 12 ऑफ द क्लॉटिंग सिस्टम के द्वारा रेगुलेट या जो है इनिशिएट किया जाता है। आइए अब इन चारों सिस्टम्स को और यहाँ से निकलने वाले मेडिएटर्स को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा काइनिंग सिस्टम, जो कैलिकैरिन है, वो सबसे पहले प्लाज्मा प्री कैलिकैरिन के द्वारा फॉर्म किया जाता है, और प्लाज्मा प्री कैलिकैरिन के ऊपर प्री कैलिकैरिन एक्टिवेटर का एक्शन होता है, जो कि एक फैक्टर 12A का फ्रैगमेंट होता है, और इसके थ्रू कैलिकैरिन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट कैरिनोजेन के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से ब्रैडिकाइनिन की सिक्रीशन शुरू हो जाती है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ब्रैडिकाइनिन है वो यहाँ पर मेन मेडिएटर है फॉर द इन्फ्लामेशन। तो ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है ब्रैडिकाइनिन, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली कैलिकैलिन जो है वो,
और इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को, साथ ही साथ पेन का सेंसेशन भी हमें देता है। दूसरा सिस्टम है हमारा क्लॉटिंग सिस्टम। क्लॉटिंग सिस्टम में जो फैक्टर 12A है वो इनिशिएट करता है क्लॉटिंग सिस्टम को नंबर ऑफ फैक्टर्स के थ्रू, नंबर ऑफ केमिकल मेडिएटर्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोनोजेन जो है वो यहाँ पर होता है, जो कि इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को और कीमोटैक्सिस शो करता है फॉर द ल्यूकोसाइट सेल्स। ल्यूकोसाइट सेल्स को एक जगह पे, जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पर पहुंचाने का काम करना है और वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोनोजेन, जो कि क्लॉटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एक मेडिएटर के रूप में काम करता है। साथ ही साथ ये एक्टिवेटेड जो हमारा फाइब्रोनोजेन है वो एक्ट करता है थ्रम्बिन के ऊपर, जो कि फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक मेजर मेटाबोलाइट है या मेजर आप कह सकते हैं मेडिएटर है जो इन्फ्लामेशन में यूज अप हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर फैब्नोपेप्टाइड्स का भी सिक्रीशन होता है या इसका भी फॉर्मेशन होता है, जो कि एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी भी शो करते हैं और ल्यूकोसाइट्स को उस जगह पर एक्शन साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइब्रोलाइटिक सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ पे प्लाज्मिनोजेन जो एक्टिवेटर्स हैं वो प्लाज्मिनोजेन के ऊपर एक्ट करते हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो है हमें प्लाज्मिन का जो सिक्रीशन या फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये प्लाज्मिन जो है वो वापस से टूटता है प्लाज्मिन फैक्टर्स में या जो है फाइब्रो पेप्टाइड्स में या फिर फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में। तो इसमें जो ब्रेकडाउन इसका हो रहा होता है ये फिर एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 12 का और ये जनरेट करते हैं ब्रैडिकाइनिन को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है वो वैस्कुलर परमेबिलिटी का इंक्रीजमेंट करते हैं और ल्यूकोसाइट्स को के कीमोटैक्सिस के लिए भी क्या नाम है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स को पहुंचाने में साइट ऑफ एक्शन पर या साइट ऑफ इंजरी पर पहुंचाने में इसकी मदद करते हैं। लास्ट है हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू सिंपली एक्टिवेट होता है या कई बार नॉन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है, कोबरा के वेनेंस हैं जैसे कि सांप ने काट लिया उस समय, या आईजीए जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो है नॉन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो है एक्टिवेट हो जाता है। और कुछ डिफरेंट मेडिएटर्स जैसे कि एनाफाइलोटॉक्सिन्स जिसके कुछ एग्जांपल हैं C3A, C4A, C5A, इनका सिक्रेशन करता है, या फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इत्यादि को बनाता है जिसे हम लोग मैक के नाम से जानते हैं, जिसके एग्जांपल है C5B, C6, C7, C8 एंड C9। इन सभी का जनरेशन होता है और ये सभी केमिकल मेडिएटर्स हैं, केमिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं और ये एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल को, बेसोफिल्स को, ताकि हिस्टामिन का सिक्रीशन हो सके। साथ ही साथ ये इंक्रीज करते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी को, कॉज करते हैं ओडिमा क्योंकि वाटर और जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पर टिश्यूज़ के अंदर, और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं फैगोसाइटोसिस को, यानी कि फैगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि जो मैक होता है वो होल्ड करना शुरू कर देता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से आपके जो क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये थे आज आपने देखे हमारे सभी मेडिएटर्स, जनरली जो इम्पॉर्टेंट मेडिएटर्स हैं डिफरेंट क्लासेस के, जिनको हम लोगों ने 2 क्लास में बांटा था, सेल डेराइव्ड और प्लाज्मा डेराइव मेडिएटर्स। इनके बारे में आपने जाना, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अगर आ गया कि मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन लिखिए तो या तो 7 नंबर में या तो 10 नंबर में आएगा पहली बात। तो आप ये चार्ट बना करके इनके फंक्शंस को शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर या 7 नंबर में कोई एक पूछा जाए, जैसे वैसो एक्टिव एमीन्स के बारे में पूछा जा रहा है तो केवल उसके बारे में आपको लिखना होगा, एरेक्डोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के बारे में पूछ रहा है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, या प्लाज्मा डेराइव्ड मेडिएटर के बारे में पूछ रहा है तो आप इन सभी के बारे में लिखेंगे। इसीलिए शॉर्ट में कि कहाँ से पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, या मेडिएटर्स कौन कौन से हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम से, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी कि इसको किस प्रकार से एक ही वीडियो के अंदर लाया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए वीडियो
लगातार नहीं आ पाती, कुछ और भी काम रहते हैं कॉलेज के, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा खींच दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको बता दिए जाए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।